दोस्तों स्वागत है आज आपका 5 जून के करंट अफेयर में। और आज हम लोग बात करेंगे 5 जून के करंट अफेयर के बारे में और जो जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे और कौन से उन घटनाओं से हमारे एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं। एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पीएमएनआरएफ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। दक्कन क्वीन जो की है इंडिया की 1930 में बनने वाली डीलक्स ट्रेन है जिसने 93 साल पूरे किए हैं और डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा नेशनल फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां साल धूमधाम से मनाया गया है और भी उसकी कारण क्या थे इस चीज को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। और देखेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने कौन सी कंपनी के साथ रिन्यूएबल MOU साइन किया है। इस तरीके से दोस्तों आइए पहले पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और जब अमीर व्यक्ति बने हैं तो इन्होंने पीछे किसको छोड़ा होगा, किसी ने किसी को तो छोड़ा ही होगा। इन्होंने LVMH यानी कि लुइस विटसन एक कंपनी है जिसके सेलिब्रेशन या जो हमारे हीरो हीरोइन होते हैं उसके उसी के कपड़े उसी के जूते काफ़ी यूज करते हैं। तो उन्हीं के CEO हैं ये कौन से, अर्नाल्ड को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। कुछ समय के लिए अर्नाल्ड इनसे आगे चले गए थे। अब संपत्ति के बारे में देख लेते हैं। 192 बिलियन की संपत्ति है एलन मस्क की, वहीं पे अर्नाल्ड की संपत्ति है 187 मिलियन की। और इनके आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है, जो टेस्ला कार है उसमें उस कंपनी में इनकी 13% हिस्सेदारी है, वही एलन मस्क की कमाई का मुख्य स्रोत है। यह और इसके साथ ही ये ऐसे नहीं टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और भी कंपनियां चलाते हैं जैसे स्पेसएक्स हो गई या फिर ट्विटर हो गया। ट्विटर के भी मालिक एलन मस्क ही हैं। और जनवरी 2021 में पहली बार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया था जो कि लगातार 10 दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने गए हैं। जेफ बेजोस आपको पता ही होगा अमेजन के मालिक हैं। इस तरीके से ये आदमी जो है दुनिया का राजा है और इससे धनवान और इससे बड़ा कुबेर कोई नहीं है। स्वयं अंबानी भी इससे बहुत कई गुना पीछे हैं। इस तरीके से दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। और इस पॉइंट में आपको जो है इस बहुत सारी पॉइंट आपको मिल जाएंगे। पीएमएनआरएफ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जिसको इससे जब पीएमएनआरएफ के बारे में बात करेंगे तो आपको उसके इससे जुड़े हुए सभी पॉइंट आपको पता लग जाएंगे। पीएमएनआरएफ मतलब प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, पूरी तरीके से पब्लिक कंट्रीब्यूशन से किया गया है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई बजट नहीं सपोर्ट नहीं मिलता है। पीएमएनआरएफ कैसे में इनमें पैसा कहाँ से आता है, इंडिविजुअल से आता है, ऑर्गेनाइजेशन से आता है, ट्रस्ट से आता है, कंपनी से आता है और इंस्टीट्यूशन से आता है। और जो भी कंपनी इसमें पैसा देती है उसको सेक्शन 80G के तहत टैक्स में छूट मिलती है। पीएमएनआरएफ की रिसोर्स का उपयोग कब किया जाता है, जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तब, जैसे बाढ़ हो गई, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, में मारे गए लोगों को जब पैसे की सहायता करनी होती है तो यही से पैसा फंड रिलीज होता है। ठीक है। या बहुत आपातकालीन स्थिति में किसी को सर्जरी करवानी है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, मतलब जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो यहाँ से वो फंड रिलीज किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि फंड रिलीज हो गया तो इसके लिए विचार विमर्श भी किया जाता है। उसके लिए कमेटी बनाई गई है कि फंड भाई रिलीज कैसे होगा। अब पीएमएनआरएफ में देख लिया अगर तो 3,000-4,000 करोड़ रुपए थे, यानी पैसा बहुत है पीएमएनआरएफ के पास 2022 में। उसके बाद जो है पीएमएनआरएफ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस बात को नोट कर लेना। जो रिलीफ फंड के ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं। ठीक है, कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, और अपोजिशन लीडर के भी होते हैं सदस्य, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। इस तरीके से पीएमएनआरएफ के बारे में ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दोस्तों इसको बार बार आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो है दक्कन क्वीन इंडिया की पहली डीलक्स ट्रेन ने 93 साल पूरे की, 93 साल की ट्रेन हो गई ये दक्कन क्वीन। अब दक्कन क्वीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दक्कन क्वीन कहाँ से कहाँ तक चलती है, महाराष्ट्र के 2 मेजर सिटी, कहाँ से कहाँ तक, महाराष्ट्र के 2 मेजर सिटी मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। इंडिया का पहला डीलक्स ट्रेन है जो बुधवार को 93 साल की सेवा पूरी कर लिया है। ट्रेन में एक रेस्टोरेंट कार भी है जो इसका एक यूनिक फीचर है। ट्रेन 22 जून से इसमें LHB यानी लिंके हॉकमैन बॉस नामक कोच के साथ रन करेगी। दोस्तों इस L क्या है HB, इसको जो है इंटरनेट में सर्च कर लेना कि ये कौन सा, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है आपको पता लग जाएगा। ट्रेन का इंट्रोडक्शन जून 1930 को हुआ था। ठीक है, और ट्रेन को पुणे के नाम से रखा गया है, इसीलिए इसको दक्कन की रानी भी कहा जाता है। ट्रेन में
फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास थे। और आप ये इसके बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं, इसी पीपीटी से, इसी स्लाइड से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनके पास भी अपडेट जाता रहे और परीक्षा की दृष्टि से उनका जो है सिलेक्शन हो। सबको बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ देखते हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान होता है, जैसा खाएंगे वैसा ही हमारी बुद्धि होगी दोस्तों। इसीलिए जो है हमारे खाने की क्वालिटी चेक बहुत ज़रूरी है। इसी के अंतर्गत जो है NFSST इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। इसके द्वारा मनसुख मांडविया द्वारा, जो कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ये मंत्री हैं। कौन है? मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया ने 3 जून 2023 को गाजियाबाद में नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इसको क्या कहते हैं? NFSTSC का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मांडविया ने। कब किया है? 3 जून 2023 को किया है। NFSTSC है क्या? स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली फैसिलिटी है, जो कि फूड संबंधी, सेफ्टी सिक्योरिटी संबंधी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। और यह FSSI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी निफ्टन के बीच MOU के तहत स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। FSSI कौन संस्था है? जब किसी को अपना फूड कंपनी खोलनी होती है, फूड प्रोसेसिंग या रेस्टोरेंट या होटल कुछ भी खोलना होता है, तो उसको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, जो FSSI से प्राप्त करता है। GST नंबर और एक FSSI नंबर उसको बहुत जरूरी होता है। अगर कोई अपना होटल को चलाना चाहता है तो, या कोई छोटा सा कोई भी फूड का बिजनेस करना है, तो आप इस लाइसेंस के बिना नहीं चला सकते हैं, नहीं तो गैर कानूनी हो जाएगा। NFST का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और जो है फूड सिक्योरिटी बिल को पास करना, मतलब और जी फूड से संबंधित जो भी मानक है उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है। इस तरीके से इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लैब भी होती हैं। लैब कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिए। लैब होती हैं आपकी सेंसरी लैब, बेकरी लैब, डेयरी लैब और कन्फेक्शनरी लैब जैसे एडवांस लैब है, जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इस तरीके से इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी हुई है मेरे दोस्तों, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, नेट से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी हम लेके आते हैं और कम से कम 4-5 न्यूज़ वेबसाइटों से लेके आते हैं, तभी ये सभी जानकारी एक बार लेके आता है। उसके लिए हमारी बहुत बड़ी टीमें जो लगी हुई है और ये जानकारी लेकर के आती है। अब देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सभी लोग सैल्यूट करते हैं। इनका 350वां जन्म राज्याभिषेक दिवस मनाया जा रहा है। कब? 6 जून। पहली बार उनका हुआ था 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इस राज्याभिषेक में कौन कौन? 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसमें मुगल और आदिल शाही लोग भी थे। इससे लड़ाई भी करते थे और ये लोग शामिल भी होते थे। इससे पता चलता है कि शिवाजी जो है कितने कुशल रणनीतिकार थे। और गुरिल्ला वार के बीच न यही कहे जाते हैं, गुरिल्ला वार करके इन्होंने मुगलों के नाक में दम कर दिया था। ठीक है। और इस सेरेमनी में शिवाजी महाराज को सिंधुदुर्ग कनौजी आंग्रे ने तिलक लगाया। किसने? शिवाजी महाराज किसने तिलक लगाया था? कनौजी आंग्रे ने। ये देखिए, ये कनौजी आंग्रे का ये चित्र है। इन्होंने शिवाजी महाराज को तिलक लगाया था। और ये आदिल शाही की ये है कि आदिल शाही को शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन शिवाजी गए और वो शिवाजी को मारने का पूरी प्लान बना दिया था, लेकिन शिवाजी के पुलिस भागने खा लेके गए थे और आदिल शाह को ही मार दिया था। इस तरीके से शिवाजी देखिए कितने कुशल रणनीतिकार थे और बहुत ही ज्यादा दिमाग रखते थे। अब देखिए कोरोनेशन डे पर शिवाजी महाराज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोरोनेशन डे जब हुआ तो शिवाजी महाराज की कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पहली बार बनाया था। तो इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो शिवाजी ने ही बनाया था, लेकिन वो रिटर्न नहीं था, मतलब आज के लोकतंत्र के हिसाब से नहीं था, उस समय के हिसाब से था। उन्होंने डिपार्टमेंट की स्थापना भी की थी, जस्टिस, रेवेन्यू, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, प्रिंसिपल और पॉलिसी का भी आउटलाइन किया था। ठीक है। कोरोनेशन डे हर साल, मतलब राज्याभिषेक दिवस हर साल महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहला, मुगलों ने कितना भी राज्य किया भारत पे, उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के लिए जब जहाँ जहाँ राज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और डिफरेंट टाइप के उसमें डिपार्टमेंट भी बनाए थे। तो दोस्तों देखिए, ये था शिवाजी का 350वां राज्याभिषेक दिवस, जो कि 6 जून पहली बार कब मनाया था? 6 जून 1674 को। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ये है ऊर्जा के क्षेत्र में MOU साइन किया गया है। और MOU मेमोरेंडम ऑफ
अंडरस्टैंडिंग, दो कंपनियां जब आपस में मिलती हैं, दो संस्थाएं आपस में मिलती हैं, तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट कागजी कार्रवाई के साथ मिलते हैं, तो उसी को ही एमओयू कहा जाता है। जिसके तहत कुछ प्रोजेक्ट या गोल प्लान किए जाते हैं, उसको ही एमओयू कहा जाता है। एमओयू क्या अब जान लेते हैं एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल में क्या। एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रीन इंडिया लिमिटेड, किसने, एनजीईएल, एनटीपीसी का ही एक पार्ट है एनजीईएल, और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड यूपीआरवीयूएनएल ने रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस किस के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स एंड प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है। एमओयू के तहत दोनों ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में कोलैबोरेट करेंगी, जिसमें रिहंद रिजर्वायर, अदर वाटर बॉडीज एंड एनी अवेलेबल जहाँ भी खाली स्थान होगा, और या फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो बनाने के अच्छा काम होगा। अयोध्या सिटी को सोलराइज करने के लिए डेडिकेटेड सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट और लैंड अवेलेबल होने पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स और प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट शामिल है। अयोध्या जो प्रोजेक्ट है, अयोध्या सिटी को सोलराइज करने के लिए भी यह जो है एमओयू एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये किसके बीच हुआ है, एनजीईएल और यूपीआरवीयूएनएल के बीच जो ये एमओयू साइन हुआ है वो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश जो है हम लोगों का बहुत बड़ा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, लेकिन जो है इसको ऊर्जा की खपत भी, जब जनसंख्या बड़ी होगी तो ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा बिजली का यूज़ करेंगे। अब उद्योग धंधे आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग नए कल कारखाने लगाएंगे, तो उसमें बिजली की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इस भविष्य को देखते हुए ये कोलैबोरेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, और भारत बढ़ेगा तो हमारा विश्व में नाम होगा। इस तरीके से एनजीईएल और यूपीआरवी दोनों ज्वाइंटली वर्क करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, ठीक है। एनजीईएल एनटीपीसी का सब्सिडरी है। अभी इसने एचपीसीएल के साथ भी एक कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत इसने 400 मेगावाट का पावर सप्लाई के लिए इसने जो है एमओयू साइन किया है इसके साथ, एचपीसीएल के साथ। अब यूपीआरवीएनएल उत्तर प्रदेश का एक होली ओन्ड कंपनी है, ठीक है, जो इस स्टेट में थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट करता है। अब इसने हाल ही में 10 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट ओवरा में स्थापित किया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये थे इस एमओयू के साइन किसके बीच में है, एनजीईएल एंड यूपीआरवीएनएल के बीच में यह एमओयू साइन किया है। ऊर्जा के क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा एक डील है। तो दोस्तों ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी काम किए जा रहे हैं, चाहे हरित ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो, या सौर ऊर्जा हो, ये काफ़ी मतलब भविष्य को देखते हुए काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए सरकार काम कर दी, एक तो पब्लिक को दिखती है, एक पब्लिक को नहीं दिखता है। जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पब्लिक को दिख जाता है। जैसे सरकार ने कोई योजना चला दी जो पब्लिक के लिए मतलब दिख रही है तो दिखेगी, लेकिन ये सब हिडन योजनाएं होती हैं, इनका काम ग्रास रूट लेवल पे होता है, क्योंकि सारी पब्लिक इससे अवेयर नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब दोस्तों जो है चैनल आपको अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। और दोस्तों इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।